हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एंड एक्सप्लेन्स पर। अगर अभी तक आपने हमारी न्यू कॉमिक डार्क लॉर्ड नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉमिक है और ये इमेज उसी की है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वाले एपिसोड को भी अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मास्टर शाइमन, मैंने अपना काम कर दिया है, जैसा आपने मुझसे बोला था। मैंने शू फैमिली को वो काम दे दिया है और जब तक कपड़े आएंगे तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। ये वो बंदा रहता है जिसे यान से बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये कह रहा होता है कि ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये कह रहा होता है मास्टर, वैसे मैंने ग्रीन लीफ भी ले लिया है। ये नॉर्मल ग्रीन लीफ नहीं रहता, ये अलग तरीके का ग्रीन लीफ रहता है जो कि अगर उनके कपड़ों में स्ट्रेट लाइन पर्पल में जाकर थोड़ा सा अगर ये टकराता है तो उस कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। और ये लोग शू फैमिली को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। लेकिन इससे ये भी शक रहता है कि अगर मैं ग्रीन लीफ का इस्तेमाल करूंगा तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा? हमें कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि ये सब चीज नेचुरली हो गया और उनके स्ट्रेट लाइन पर्पल का कलर ही चेंज हो चुका है। ये कह रहा होता है कि चिंता क्यों करते हो, मैं सब लोग को ऐसा भरोसा दिलवा दूंगा कि वो कोई मटेरियल रिएक्शन हुआ है और ग्रास की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। तुमने वैसे एक बहुत अच्छा काम किया है, बिना मेरे कहीं तुमने इतना बढ़िया काम कर दिया। तुम बस देखते रहना कि उस दिन मैं किस तरीके से शू फैमिली को बर्बाद कर देता हूँ सभी लोगों के सामने, और फिर मैं तुम्हारी पोजीशन का भी ख्याल रखूंगा। देखना, अब शू फैमिली नहीं बचने वाली है। इस तरफ हमें यान को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि डबल स्वॉर्ड ढूंढने जाने से पहले मुझे शायू की मदद कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आजकल छोटे मोटे दवाई की दुकानों में भी ये सब दवाइयाँ मिलने लगी है। फिर यान देखता है कि अरे, वहां पर तो शायू है। फिर वो शायू के पास जाता है और कह रहा होता है कि फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। वैसे आखिर ये ओल्ड वुमेन कौन है? फिर शायू ग्रैनी से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और बताती है कि कैसे प्रिंस के गाड़ी ने ग्रैनी को धक्का मार दिया था और फिर वो सब हुआ। फिर ये मदद करती है और फिर यान से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। ग्रैनी उसे देखते ही सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे इसमें से क्यों देजा यू की ब्रेथ आ रही है। फिर ग्रैनी उससे कह रही होती है कि तो तुम हो शायू के हस्बैंड, ये हमेशा तुम्हारे बारे में कहते रहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, ऐसे हो वैसे हो। तुम दोनों यंग कपल का रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हें देखकर यन भी सोच रहा होता है कि ये ओल्ड वुमेन दिखने में तो कमजोर लग रही है, लेकिन ये कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनके अंदर से एक स्ट्रेन सी ऑरा बाहर निकल रही है। और कहता है वैसे मैं इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं हूँ, ये तो मेरी तारीफ करते रहती है। ग्रैनी कह रही होती है अच्छा, तुम दोनों को कुछ बात करनी होगी तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और फिर खांसते खांसते ग्रैनी वहां से चली जा चुकी रहती है। फिर अब यहाँ पर ये दोनों रहते हैं। यानुस से कह रहा होता है कि शू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम वापस से फैमिली में आ सको। लेकिन ये कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर मैं खुद ही फैमिली में अपनी जगह बना लूंगी, मेरे पास अपने कुछ रास्ते हैं। यान कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच में ये सारी बातें हैं तो हम दोनों को मदद करने दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं रहूंगा। उन लोगों को थोड़ा सा रिग्रेट भी होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब इधर सीन चेंज होता है, हमें शू फैमिली के मेन हेड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैंने सुना है कि चेन फैमिली ने उस पावरफुल बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया है जिसका नाम है लेंग यान। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उनसे पहले मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। इनका बेटा आके कह रहा होता है कि फादर आप जरा भी चिंता मत करिए, मैंने अपने आंखों को चारों तरफ गड़ा के रखा हुआ है, रिवर्स पे, लेक्स पे, वहां दूर दूर तक मैंने मास्टर्स को भी सेट कर दिया है। अगर वो ताकतवर हीरो आता है तो आप चिंता मत करिए, मैं पर्सनली जाके उससे मिलूंगा। तब इसके फादर कह रहे होते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब चीजें कैसे चल रही है? अच्छा ये बताओ, फिफ्थ ब्रदर के वंशजों से तुम्हें कुछ मिला? फिफ्थ ब्रदर यानी जो ईशायु के ग्रैंडपा होते हैं, इनके भाई ही लगेंगे। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। ये कह रहे होते हैं कि नहीं, उनसे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा तो वो ये चाहते थे कि उन्हें क्लैन में वापस से जगह मिल जाए, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। वैसे भी वो लोग अनटचेबल्स थे और छोटी सी जगह से तो आते थे। पीछे इनका पोता और इनका बेटा रहता है। कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, वैसे वो लोग अनटचेबल्स थे और उनमें जरा भी क्वालिटी नहीं थी, और सबसे बेकार उनमें से था तो वो उनका सन इन लॉ एकदम फालतू था। मुझे तो लगता है कि वो हमारी शू फैमिली के घर के अंदर कदम रखने के लायक तक नहीं था। और वैसे फादर मैं आपको क्या ही बोलूं, आज तो उसने हमारी फैमिली को ये भी बोला कि अगर हमने उनकी फैमिली को नहीं अपनाया तो बाद में हमें इसके लिए बहुत रिग्रेट होने वाला है। मुझे लगता है कि उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। तब इनका बेटा कह रहा होता है कि फादर आप जरा भी चिंता मत करिए, आज आज मैं उसे जरूर सजा देकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें रिटायर्ड जनरल को दिखाया जाता है। आपको तो ये याद ही होंगे, इन्होंने ही याओ को बताया था कि कहाँ पर डबल स्वॉर्ड का ठिकाना है। इनके पास आता है ये और कहता है सर ये लीजिए उसकी जन्म कुंडली। तब ये देखते हैं उसकी जन्म कुंडली, उसका बर्थ प्लेस अननोन है और साथ ही साथ कुछ अजीब भी है। उस कागज में ये लिखा हुआ रहता है कि उसका पत्थर पे जन्म हुआ था, तो उसका सरनेम लेंग कैसे रखा गया, किसने ये दिया है, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? उसका मास्टर कौन है? ये सोल्जर पूछ रहा होता है कि मास्टर आखिर क्या बात है, आप उस बंदे से इतना ज्यादा अटैच क्यों हो गए हैं और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हैं? ये कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि
मैं इसे जानता हूँ, इनडायरेक्टली ही इसे जानता हूँ, और शायद हो सके तो मैं अपना हिसाब किताब भी चुकता कर दूं। मतलब एक थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो मैं उन्हीं का रीपे करना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें यैन को दिखाया जाता है जो कि आ चुका होता है बैरैक्स में और लेफ्टिनेंट से कहता है कि मैं रिजाइन करूंगा। ये कहते हैं क्या तुमने पक्का अपना मन बना लिया है? क्या तुम सचमुच अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो? यान कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, तुम्हारी जैसी मेरी सोच नहीं है। और यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट कह रही होती है क्या पक्का तुम रिजाइन करना चाहते हो, कोई और बात के लिए नहीं आए हो? ये कहता हाँ, मैं यहाँ पे रिजाइन ही करने के लिए आया हूँ। और एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी। मुझे मुझे ये पता है कि आर्मी में अगर मैं रहूंगा तब मुझे उतना सिल्वर सैंड नहीं मिल सकता है जितना सिल्वर सैंड मुझे चाहिए। ये लेफ्टिनेंट कहती क्या सैंड? अच्छा तुम सिल्वर सैंड के बारे में बात कर रहे हो। ये तो वो चीज़ है जो हाईली प्रोडक्ट बनाने के काम आता है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि सिल्वर सैंड से जो वेपन बनाया जाता है, मतलब एक छोटा सा वेपन भी बहुत तगड़ा रहता है सिल्वर सैंड का। वैसे तुम्हें वो किस लिए चाहिए? ये बता रहा होता है कि मुझे लार्ज क्वांटिटी में सिल्वर सैंड चाहिए, और अगर ये आर्मी में रहेगा तो इसे लार्ज क्वांटिटी में तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये लेफ्टिनेंट कह रहे होते हैं कि इसके बारे में सोचना भी मत, हम लोग सोल्जर्स हैं और ये सब इलीगल काम है, हम तुम्हें सिल्वर सैंड लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले जाने दे सकते हैं। ज्ञान कहता है कि देखो, अगर मैं सिल्वर सैंड लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले गया, तब अगर मैं डबल स्वॉर्ड ढूंढ भी लेता हूं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और मुझे पता है सिल्वर सैंड के ऊपर जो कंट्रोल है वो पूरा स्टेट का कंट्रोल है, और जो कंट्रोल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी ऐसे वैसे नहीं खरीद सकता। लेफ्टिनेंट कहती कि मुझे सच जानना है, बताओ आखिर तुम्हें इतने सारे सिल्वर सैंड्स की क्या जरूरत है? क्या तुम अपने लिए वेपन रिफाइन करना चाहते हो? अगर अपने लिए वेपन रिफाइन करना चाहते हो तो हम लोग थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा खरीदोगे तो कोर्ट इसमें दखल अंदाजी देगा। ये कहता है कि देखो, मेरा कुछ अपना अलग ही मैटर चलता है, तो और कोर्ट और इंपीरियल पावर से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहा होता है लेफ्टिनेंट कि देखो, भले ही हम लोग तुम पर यकीन करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट भी तुम पर यकीन कर लेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट उन्हें चुप करा के कह रही होती है कि मुझे इस पे पूरा भरोसा है और बस इतना काफी है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। अगर तुमने रिजाइन किया तब ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एल्डर को दिखाया जाता है। इन लोगों का काम पूरा हो चुका होता है, मतलब इन्हें जितना भी मिला होता है कपड़े का वो सारे काम इनका पूरा हो चुका होता है, वो भी वक्त से पहले। और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा मालामाल भी तो होने वाले हैं दोनों। और यहाँ पर शायू कह रही होती है कि अंकल, कल आप जाकर इन सारे गुड्स को डिलीवर कर दीजिएगा, याद रखिएगा कुछ होना नहीं चाहिए वरना शू फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। एल्डर कह रहे होते हैं कि अरे चिंता मत करो बेटा, मुझसे भी आज तक कोई गलती हुई है क्या? हाँ, जरा भी चिंता मत करो, वैसे भी ये मेरी शू फैमिली का इनकम का कमाल है, और इतने सारे पैसे तो हम लोग 6 महीने में भी नहीं कमा पाते, एक बार में ही कमा लेंगे। तो अभी कुछ कुछ और भी बाकी हैं चीज़ें जो आप लोग को जानना है, वो सब अब अगले एपिसोड में। वैसे दोस्तों इसके बाद न्यू कॉमिक है, उसे भी जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।